नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आलोक ज्ञान गंगा में। मित्रों, आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं उसका शीर्षक है दर्द का रिश्ता। इससे पहले कि मित्रों आप हमारी कहानी में खो जाएं, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया आपसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इस तरीके की कहानियां जो हर रोज मैं लेकर के आता हूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए मित्रों, देर ना करते हुए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। रोहित खाना खा करके उठा कि फोन की घंटी बज गई। रोहित जानता था कि इस समय आशु का फोन आता है। रोहित ने कहा, हेलो आशु, पापा नमस्ते, कैसे हैं आप? रोहित, बेटा हम ठीक हैं, आप बताइए आपका रिजल्ट कब आ रहा है? आशु, पापा मैंने कॉलेज में टॉप किया है। रोहित ने कहा, सच बेटा, मैं बहुत खुश हूँ। आशु ने कहा, पापा हम कल आ रहे हैं। रोहित ने कहा, ठीक है बेटा, हम आपका इंतजार करेंगे। रोहित फोन रखता है और सौम्या की फोटो के पास जा करके कहता है, देखो सौम्या, तुम्हारे बेटे ने पूरे कॉलेज में टॉप किया है। तुमको पता है वह कल 3 साल बाद वापस आ रहा है। सौम्या, वक्त कितनी तेज से बीत रहा है, मानो कल ही की बात है जब हम तुमसे मिले थे। और यह कहते हुए वह अतीत की दुनिया में खो गया। रोहित ने जब सौम्या की कहानी पढ़ी तब से वह सौम्या से बात करना चाहता था। उसने सौम्या का मैसेज किया, सौम्या जी, आपकी कहानी में इतना दर्द होता है कि हर इंसान उस कहानी को पढ़ करके रोने लगे। दिल को छू लेने वाली होती हैं आपकी कहानियाँ। कहाँ से लाती हैं आप इतना दर्द? रोहित सौम्या का बहुत बड़ा फैन बन गया था। रोहित भी उसके मैसेज का जवाब में बस धन्यवाद कर देती थी। रोहित ने सौम्या से बहुत बार बात करने की कोशिश की पर सौम्या सिर्फ हाँ हूँ और धन्यवाद तक ही सीमित रहती थी। एक दिन रोहित ने सौम्या से पूछा, आप मुझसे बात क्यों नहीं करती हैं? मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, आपकी कहानियाँ मुझे बहुत बहुत अच्छी लगती हैं। सौम्या ने कहा, मुझे किसी से बात करने का मन नहीं करता है। रोहित ने कहा, क्या हम दोस्त बन सकते हैं? सौम्या ने कहा, ठीक है। रोहित ने अपना फोन नंबर सौम्या जी को दे दिया और बोला, यह मेरा नंबर है, आप मुझसे बात व्हाट्सएप पर कर सकती हैं। शुरुआत में दोनों के बीच में बहुत औपचारिक बातें होती थी। व्हाट्सएप पर दोनों लोग सिर्फ गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग के मैसेज आदान प्रदान करते थे। धीरे धीरे बातचीत का जरिया बढ़ा और परिवार के बारे में बातचीत प्रारंभ हुई। सौम्या ने रोहित से उसके परिवार के बारे में पूछा, तब रोहित ने बताया कि उसके परिवार में माँ और पिताजी हैं और एक बहन है। तो सौम्या ने पूछा, क्या अभी उसने विवाह नहीं किया है? रोहित ने कहा, मेरा विवाह हो चुका है किंतु कोर्ट में तलाक का केस चल रहा है। सौम्या ने पूछा, क्यों, ऐसा क्या हो गया? तब रोहित ने कहा, आज से 3 साल पहले मेरा विवाह मिनी नाम की लड़की से हुआ था। मिनी बहुत खूबसूरत थी, साथ ही थोड़ा घमंडी भी। मैं नहीं जानता था मिनी किस मजबूरी में आकर के विवाह के लिए हाँ करी थी। हमारी अरेंज मैरिज थी। विवाह के बाद से ही माँ पापा के साथ मिनी बहुत बदतमीजी से बात करती थी, जो मुझे अच्छा नहीं लगता था। शुरुआत में तो मैंने कुछ नहीं कहा पर बाद में मैंने मिनी से बात करने की कोशिश की पर असफल रहा। कोई भी बात नहीं बनी। ना मुझे यह पता चल पाया कि मिनी इस विवाद से खुश क्यों नहीं है। मेरी पोस्टिंग दूसरे शहर में थी। माँ ने कहा, बेटा मिनी को अपने साथ ले जाओ, शायद वहां जा करके कुछ इसके व्यवहार में अंतर आ जाए। मैं मिनी को लेकर के अपने फ्लाइट पर आ गया। यहाँ पर आकर के भी मिनी का नजरिया नहीं बदला। मिनी, मुझे ऑफिस की देर हो रही है, मेरा ब्रेकफास्ट बनाओ। देख रहे हो मुझे नींद आ रही है, बाजार से मंगा करके खा लो। और मैं भूखे पेट घर से ऑफिस चला गया। शाम को जब मैं घर आया तब घर पूरा अस्त व्यस्त पड़ा था, खाना भी नहीं बना था। मिनी अपने किसी दोस्त से फोन पर बात करने में व्यस्त थी। मैंने मिनी से हल्का सा गुस्सा किया तो मिनी ने कहा, मैं तुम्हारी कोई नौकरानी नहीं हूँ। मेरे और मिनी के बीच में दूरियां बढ़ रही थी। वह मुझसे कभी प्यार से दो बोल क्या, तभी सीधे मुंह बात भी नहीं करती थी। मैं बहुत परेशान हो गया था। घर आकर के जो थोड़ा सुकून से बैठता था वो अब
घर आने का मन ही नहीं करता था। ऑफिस में देर रात तक काम करता रहता था। जब घर आता तो मिनी सो गई होती थी और मैं ऑफिस जाता तो मिनी सो रही होती थी। 2-3 महीने तक यही चलता रहा। हम लोग के बीच में पति पत्नी जैसी कोई बात ही नहीं थी। एक दिन जब रविवार था, मेरे ऑफिस में छुट्टी थी और मैं घर पर था, तब मैंने सोचा कि आज मिनी से बात करनी चाहिए कि उसके मन में क्या चल रहा है। मैंने मिनी से कहा, आज मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। यह सब क्या है? क्यों तुम ऐसा कर रही हो? तुम्हारे मन में क्या है, बताओ मुझको। मिनी ने कहा, मैं भी तुमसे आज़ादी चाहती हूँ। मैंने उससे कहा, जब तुम्हें आज़ादी चाहिए थी तो तुमने मुझसे विवाह क्यों किया? तुम्हें अपने पिताजी से पहले ही मना कर देना चाहिए था। मिनी ने कहा, मैं किसी और से प्यार करती थी और उससे विवाह करना चाहती थी, किंतु पिताजी इस विवाह के लिए तैयार नहीं थे, इसलिए उन्होंने मेरा विवाह आपसे जबरदस्ती कर दिया। लेकिन अब मैं आपसे तलाक चाहती ताकि मैं उसके साथ विवाह कर सकूं। मुझे तलाक चाहिए रोहित। यह बात सुन करके मैं एकदम से सदमे में आ गया। रोहित ने मिनी के पिताजी को फोन किया और उनसे कहा कि जब मिनी मेरे से शादी नहीं करना चाहती थी तो आपने क्यों जबरदस्ती की? बेहतर होगा कि आप अपनी बेटी को ले जाइए। मिनी के पापा ने माफी मांगी, पर रोहित ने कहा, बेहतर होगा आप इसको ले जाएंगे। मिनी के पापा मिनी को लेकर के चले गए। दूसरे दिन मैं ऑफिस से छुट्टी लेकर के घर वापस आया और माँ पापा से मिल करके बहुत रोया। फिर एक दिन मिनी ने तलाक के कागज भेज दिए। तब से मेरे और मिनी के बीच में कोर्ट में तलाक का केस चल रहा है। सच में रोहित जी, मैं आपका दर्द समझ सकती हूँ, सौम्या ने कहा। अभी तो मेरा तलाक का केस चल रहा है। हर बात मैं माँ पापा से नहीं कह सकता। मुझे एक दोस्त की ज़रूरत है। जब मैं कोई दर्द भरी कहानी पढ़ता था तब ऐसा लगता था जैसे कहानी मेरे लिए ही लिखी गई है। रोहित जी, रात बहुत हो गई है, अब आप सो जाइए, कल बात करते हैं। ओके, गुड नाइट। रोहित से बात करके सौम्या सोने की कोशिश कर रही थी, पर उसकी आंखों से नींद कोसों दूर थी। वह सिर्फ रोहित के बारे में सोच रही थी। इधर आज सौम्या से सब कुछ कह करके रोहित अपने आप को हल्का महसूस कर रहा था। आज उसको लग रहा था कि कोई है उसका दर्द बांटने के लिए। अगली सुबह सौम्या की आंखें थकी हुई सी लग रही थी। उसकी माँ ने पूछा कि क्या बात है बेटा, रात को सोई नहीं? कुछ नहीं माँ, बस ऐसे ही। आप भी बस परेशान हो जाती हो। अपना तुम बिल्कुल ध्यान नहीं रखती हो, ना समय पर दवा लेती हो, ना सोती हो। या तो बस लिखना या ऑफिस का काम। जल्दी हाथ मुंह धो लो, फिर नाश्ता कर लो। जी माँ। इतना कह करके सौम्या ने फोन उठाया तो रोहित का सुप्रभात का संदेश पड़ा था। सौम्या ने भी उसका जवाब दे दिया। सौम्या ने नाश्ता करने के बाद फिर से मोबाइल उठा लिया। आज उसका ऑफिस बंद था क्योंकि रविवार था। इधर रोहित ने जब सौम्या का उत्तर देखा तो बोला, सौम्या जी, कल आपसे बात करके मन बहुत हल्का हो गया। सौम्या ने कहा, जी धन्यवाद। रोहित ने कहा, आप थोड़ा बहुत बात भी किया करिए। अच्छा बताइए, आपके परिवार में कौन कौन है? सौम्या ने कहा कि जी मेरे परिवार में माँ पापा और एक छोटा भाई है जो इंजीनियर है, उसकी पत्नी है और एक भतीजा 2 साल का है। फिर तो आप अपने भतीजे के साथ बहुत खेलती होंगी। मुझे छोटे बच्चे बहुत पसंद हैं। जी करता है उन्हीं के साथ हमेशा खेलता रहूं। लेकिन एक बात नहीं समझ में आई कि आपके छोटे भाई विवाहित हैं, मतलब आप भी विवाहित होंगी। आपने अपने पति के बारे में नहीं बताया। मैंने विवाह नहीं किया। पर क्यों, जान सकता हूँ आपने विवाह क्यों नहीं किया? हर बात का जवाब देना जरूरी है क्या? देखिए, मैंने अपने बारे में आपको सब कुछ बता दिया है। अब आप हमें कुछ नहीं बताएंगी क्या? आप हमको अपना दोस्त नहीं मानती हैं क्या? आपको हमारी दोस्ती की कसम है, बताइए। क्या बताएं दास्ताने जिंदगी की? अब तो हर आने वाली हवा से भी डर लगता है मुझे। क्या जानना चाहते हैं आप? यही कि आपने विवाह क्यों नहीं किया अब तक? शायद जिंदगी को मेरी खुशियां रास नहीं आई। जब मैं पैदा हुई थी एकदम सांवले रंग की थी। लोगों ने कहा पता नहीं कितनी दिक्कत होगी इसके विवाह में। जब भी कहीं जाती माँ मेरे चेहरे पर लीपा पोती कर देती ताकि मैं थोड़ा अच्छी लगूं। बस माँ यही कहती, बेटी यह उपटन लगाओ, वह लगाओ, यह करो वह करो ताकि थोड़ा सा गोरी दिखो। मैं बचपन से ही लिखती थी। कभी किसी ने कहानी में
तारीफ नहीं की। मैं अच्छा खाना बनाती थी, वह कभी किसी को नहीं दिखता। मैं घर में सबसे प्यार करती थी, घर का सारा काम करती, पढ़ाई लिखाई में भी सबसे अव्वल थी, अपने छोटे भाई से ज़्यादा नंबर लाती थी, अपने कॉलेज में क्रिकेट खेलती थी। पर यह सब किसी को नहीं दिखता था, दिखाई देता था तो सिर्फ मेरा सांवला रंग। स्कूल में भी जहाँ लड़कियाँ मुझसे दोस्ती करने से कतराती थी, वहीं शिक्षक मुझे सिर्फ इसलिए मानते थे कि मैं पढ़ने में अव्वल थी और सभी कार्यक्रमों में भाग लेती थी। कॉलेज आते आते सांवले रंग की पीड़ा और दिल का दुख दे गई। जहाँ सारी लड़कियों के बॉयफ्रेंड होते, वहीं मुझे लड़कियां ताना मारती, अरे इसका कौन बॉयफ्रेंड होगा, उसको कौन पसंद करेगा, इसलिए तो पढ़ाई से दिल लगा लेती है। मैं शांत होकर के सबकी बातें सुनती रहती थी। माँ की आंखों में अब चिंता की लकीरें दिखती थी, शायद उनको मेरे विवाह की चिंता थी। कहाँ और कब इसका विवाह कैसे होगा, इसी परेशानियों के कारण वह बीमार रहती थी। तभी एक दिन पड़ोस वाली चाची ने मेरी माँ से बोला, देख सुधा, तेरी लड़की के लिए रिश्ता लाई हूँ। मेरा भतीजा है, बहुत पैसे वाला है, धन दौलत की कोई कमी नहीं है, तुम्हारी बेटी राज करेगी राज। उसकी पत्नी का देहांत अभी कुछ दिन पहले हो गया है, 2 बच्चे हैं, बहुत ज़्यादा उम्र नहीं है, बस तुम्हारी बेटी से 15 साल बड़ा है, मगर तुम्हारी बेटी वहाँ राज करेगी, बस तुम हाँ करो तो कल ही रिश्ते की बात चलाऊं। माँ उसे यह सोच करके बहुत रोई कि मेरी बेटी के लिए इस तरह का रिश्ता आया है। मेरे पिताजी ने साफ मना कर दिया। उस दिन मुझे पिताजी पर बहुत प्यार आया। उसके बाद फिर एक दिन एक रिश्ता आया। इस बार लड़का मुझसे 10 साल बड़ा था और उसके सर पर बाल नहीं थे। पिताजी ने फिर मना कर दिया। मैंने भी घर पर मना कर दिया कि मैं विवाह नहीं करूंगी। आप परेशान मत होइए, मैं नौकरी करूंगी, मैं आपको इस तरह घुटते घुटते नहीं देख सकती। कभी कभी मन करता था कि जो भी रिश्ता आया है उसी से विवाह कर लूं ताकि माँ को चिंता मुक्त कर सकूं, लेकिन पिताजी के आगे माँ की ना चलती। पिताजी मुझे बहुत प्यार करते हैं, वह कहते थे मेरी बेटी मेरा गुरूर है, इसलिए तुम परेशान ना हो। मैं नौकरी करने लगी थी, साथ ही लिखने का सिलसिला जारी था। मेरी फैन मेल बहुत हो गई थी, कितने लोग मुझसे मिलना चाहते थे, पर मैं जानती थी जब मैं किसी के सामने आऊंगी तो क्या होगा। मैं सबके पत्र का जवाब औपचारिकता में देती। एक दिन मेरे छोटे भाई ने इंजीनियरिंग करते करते अपने साथ पढ़ने वाली लड़की से विवाह कर लिया और घर में आकर के माँ से बोले, माँ यह तुम्हारी बहू है, आशीर्वाद दो। माँ पापा को एक झटका लगा। मेरा विवाह तो पहले ही नहीं हो रहा था और अब भाई ने प्रेम विवाह कर लिया। घर में बहुत तनावग्रस्त वातावरण हो गया था। भाभी सोचती थी कि वह अगर यहाँ रही तो उनके होने वाले बच्चे पर मेरी छाया पड़ेगी तो वह भी सांवला होगा, इस कारण वह चिंतित थी। अतः भाई भाभी को लेकर के दूसरे शहर चले गए जहां उनकी पोस्टिंग थी। माँ अब और निराश रहने लगी। मैं कोशिश करती कि माँ को खुश रखूं, लेकिन माँ परेशान ही रहती थी। जिंदगी अपनी रफ्तार से आगे बढ़ रही थी, मैं बस अपने काम से काम रखती थी। घर पर घर के काम या लिखना और ऑफिस में ऑफिस के काम। ऑफिस में ज्यादा किसी से मतलब नहीं रखती थी, बस सबसे औपचारिकता बस बात करती थी। अब मेरे लिए रिश्ते आने बंद हो गए थे, पर शायद कुछ समय के लिए ही भगवान को मेरे ऊपर तरस आ गया। मेरे ही ऑफिस में काम करने वाले एक सहकर्मी निशांत मेरी जिंदगी में आ गए। निशांत मेरे साथ काम करते थे। ऑफिस में वह मेरे बगल वाली सीट पर बैठते थे। हमारा काम भी ऐसा था कि हमको साथ में अक्सर बात करनी पड़ती थी। धीरे धीरे बात करते हुए हम अच्छे दोस्त बन गए। अब हम साथ में लंच करते थे। जहाँ भी मुझे कभी ज़रूरत पड़ती, निशांत सबसे आगे मेरी मदद करने के लिए खड़ा रहता था। निशांत के सपने बहुत बड़े थे। वह हमेशा बड़ा आदमी बनने की सोचा करता था। वो हमसे कहते कि सौम्या, नौकरी तो बस मैं अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए कर रहा हूँ, मैं बहुत बड़ा आदमी बनना चाहता हूँ, विदेशों में घूमना चाहता हूँ, मेरे पास अपनी कार, बंगला, नौकर चाकर आदि सब हो। हम उसकी बातें ध्यान से सुनते और कहते थे, सब हो जाएगा, परेशान मत होइए। निशांत अपनी सारी बातें मुझसे बताता था। बातें करते करते कब समय व्यतीत हो जाता हम लोगों को पता ही नहीं चलता। एक दिन उसने मुझसे कहा, सौम्या, कल माँ मुझसे कह रही थी कि तुम विवाह कर लो ताकि इस घर में बहू आ जाए। तो मैंने कहा, तो इसमें परेशानी क्या है? उसने कहा कि मैं अपनी पसंद की लड़की से विवाह करना चाहता हूँ। तो हमने कहा कि क्या दिक्कत है? रोहित ने कहा, सौम्या, मैं
उसके मन की बात नहीं जानता कि उसके दिल में क्या है। अरे तो उस लड़की से अपने दिल की बात कह दो। अगर उसको हाँ करनी होगी तो वह कहेगी, वरना मना कर देगी। इसमें परेशान होने वाली कौन सी बात है। ठीक है, मैं कल कोशिश करूंगा। यह कह करके रोहित चला गया। मेरा मन पता नहीं क्या सोच विचार करता रहा कि आज तक मैं रोहित से सारी बातें करती रही और रोहित हमसे, पर उसने कभी यह नहीं बताया कि वह किसी को चाहता भी है। अगले दिन ऑफिस में लंच के समय रोहित ने हमसे कहा, चलो सौम्या, आज हम कहीं बाहर लंच करते हैं। पर मैंने कहा, अचानक? हाँ, आज मैं उस लड़की से अपने मन की बात करना चाहता हूँ, तो तुम मेरे साथ चलो। मैंने कहा, पर वह लड़की क्या सोचेगी। मैं नहीं जानता कि वह क्या सोचेगी, पर तुम मेरे साथ चलो। निशांत मुझे एक रेस्टोरेंट ले करके आया। वहां पर उसने मुझसे पूछा कि तुम क्या खाओगी। मैंने उससे कहा कि तुम्हें जो भी पसंद हो मंगा लो। फिर मैंने कहा, पर वह लड़की तो नहीं आई है। निशांत ने कहा, बैठो तो सही। उसके बाद उसने मुझसे कहा, सौम्या, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। मैंने कहा, बोलो निशांत। उसने कहा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मैं निशांत की यह बात सुन करके एकदम आश्चर्यचकित रह गई। उसने कहा, मैं तुम्हारे साथ अपना जीवन बिताना चाहता हूँ। मैं निशांत की किसी बात का जवाब नहीं दे पाई। निशांत ने मुझसे पूछा, क्यों सौम्या, बताओ, तुम्हारी हाँ है, करोगी मुझसे विवाह। मैं अचानक से आई इस खुशी के लिए तैयार नहीं थी। निशांत ने मेरा हाथ अपने हाथों में लिया और कहा, मुझ पर विश्वास नहीं है। मैंने उससे कहा, नहीं, अचानक से यह सब। कोई बात नहीं सौम्या, मैं तुम्हारे जवाब का इंतजार करूंगा। फिलहाल तो यह खाना ठंडा हो रहा है और हमें समय से ऑफिस भी पहुंचना है। निशांत की यह बात सुन करके मेरा दिमाग शून्य पड़ गया। जिस खुशी के लिए मैं अब तक तरसती थी, वो खुशी मुझे अचानक से मिल गई। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं इस समय क्या करूं। इसी ऊहापोह में ऑफिस पहुंच गई और अपना कार्य करके जल्दी घर के लिए निकल गई। घर पर भी रात में मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं निशांत के बारे में ही सोच रही थी। इतने में निशांत का मैसेज आया, परेशान मत हो सौम्या, मुझे पता है तुम मेरे बारे में ही सोच रही हो। तुम आराम से सोच लेना, फिर जवाब देना। चलो कल सुबह मिलते हैं, गुड नाइट। अगली सुबह मैं ऑफिस के लिए तैयार हो रही थी, तब ना जाने क्यों मैं आज आईने में अपना चेहरा बार बार देख रही थी। जो आज से पहले कभी ना किया वह मैं कर रही थी। उसके बाद मैं ऑफिस पहुंची। वहां मेरी नज़र निशांत को ही ढूंढ रही थी, पर निशांत नजर नहीं आया। मैं ना जाने क्यों आज निशांत के लिए परेशान हो रही थी कि उसको आज देर कैसे हो गई। अचानक से मेरी सहकर्मी माला ने आकर के मुझसे कहा कि क्या सौम्या, आज तुम बहुत जल्दी आ गई। मैंने घड़ी देखी तो अभी तो सिर्फ 9 बजे थे, जबकि हमारा ऑफिस 9:30 का था। तभी मुझे निशांत नजर नहीं आ रहा था। यह मुझे अचानक क्या हो गया, यह मुझे समझ में नहीं आ रहा था। ना जाने दिल की धड़कन अचानक से बहुत तेज चलने क्यों लगी थी कि मुझे निशांत आते हुए दिखे। निशांत ने मुझसे हेलो कहा। आज उसकी नजरें कुछ शरारती लग रही थी, या मैं उसकी नजरों में आज कुछ अलग सा महसूस कर रही थी। हम और निशांत अपना अपना काम करने लगे, पर मेरा काम करने में आज बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था। लंच टाइम हो गया था। निशांत ने मुझसे कहा, सौम्या, क्या लंच नहीं करना है। मैंने कहा, हाँ करना है। तो चलो फिर, निशांत ने कहा। हम और निशांत आमने सामने बैठ करके खाना खा रहे थे। निशांत ने कहा, सौम्या, तुम परेशान मत हो, कोई भी जवाब सोच समझ करके देना, हमको कोई जल्दी नहीं है। तब तक हम लोग दोस्त तो हैं ही ना। या सुन करके हम थोड़ा सामान्य हुए, पर अब हमको दुनिया अच्छी लगने लगी थी। दिल ने धड़कना सीख लिया था। अतएव हमने सोच लिया था कि अब हम निशांत को हाँ बोल देंगे। निशांत और हम खाना खाने के बाद जब चलने लगे तो हमने कहा, आज शाम को घर साथ में चलेंगे। निशांत ने ओके कहा। शाम को हम साथ में घर निकले। मैं उसकी बाइक पर बैठ गई और उसकी पीठ पर अपना सर रख करके बोली, निशांत, हमको तुम्हारा प्रस्ताव मंजूर है। निशांत ने गाड़ी आगे किनारे लगाई और कहा, सच में? हाँ निशांत, मैंने कहा। आज हम दोनों बहुत खुश थे, पर शायद भगवान को हमारी खुशियां अच्छी नहीं लगी। निशांत ने हमसे कहा कि हम आज अपने माता पिता से बात करेंगे कि जल्दी ही हम विवाह के बंधन में बंध जाएं।
फिर तो तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी। यह कहते हुए निशांत ने मेरा हाथ अपने हाथ में ले लिया। आज उसका हाथ पकड़ना हमको एक अलग अनुभूति प्रदान कर रहा था। हम अपने घर आए तो माँ ने कहा, सौम्या बेटा थक गई होगी, तुम बैठो, हम चाय बना करके लाते हैं। जी माँ, मैंने कहा, और यह कह करके हम अपने कमरे में आ गए। आज मैं बहुत खुश थी, लग रहा था कि दुनिया एक बार फिर खूबसूरत हो गई है। निशांत ने अपने घर पर अपने माता पिता से मेरे बारे में बात की और यह भी कहा कि वह जल्दी ही हमसे उनको मिलवाएंगे। निशांत के पिता माता को पहले तो आश्चर्य हुआ, पर वह मान गए, लेकिन उन्होंने कहा कि वह मुझसे पहले मिलेंगे, उसके बाद अपना निर्णय देंगे। अगले दिन निशांत ने ऑफिस में मुझसे लंच टाइम में कहा कि मेरे माता पिता तुमसे मिलना चाहते हैं। तो मैंने कहा ठीक है, मैं अपने माँ बाबूजी से बात करके तुमको बताती हूँ। निशांत बोला, पहले एक बार तुम मेरी माँ से चल करके मिल लो, फिर अपने माता पिता से बात करना। मैंने कहा ठीक है, कब चलना है? निशांत बोला, कल शाम चलें? मैंने कहा ठीक है। अगले दिन मैंने सोचा कि आज मुझे निशांत के घर जाना है, इसलिए मुझे अच्छे से तैयार होना है। मैंने अपने लिए गुलाबी रंग की साड़ी निकाली, उसके साथ मैचिंग ज्वेलरी भी निकाली। हाथ में एक कड़ा और दूसरे हाथ में घड़ी पहनी, एक छोटी सी बिंदी लगाई और अपने आप को आईने में निहारने लगी। मुझे लगा सब ठीक है। माँ मुझे देख करके कहने लगी, आज तो मेरी बेटी बहुत अच्छी लग रही है, क्या बात है? मैंने कहा कुछ नहीं माँ, बस ऐसे ही। ऑफिस में निशांत ने मुझे देख करके कहा, आज तुम बहुत अच्छी लग रही हो। उसने कान में धीरे से कहा, आज ससुराल जाना है इसलिए। मैं उसकी यह बात सुन करके शर्मा करके मुस्कुरा दी। शाम को ऑफिस के बाद मैं निशांत जी के साथ उनकी बाइक से उनके घर पहुंची। मुझे बहुत डर लग रहा था, पर निशांत ने मेरा हाथ पकड़ करके कहा, सब ठीक होगा। घर बाहर से बहुत बड़ा था और बहुत ही सुंदर लग रहा था। घर के बाहर बहुत सुंदर सा लान था। हम लोग लान में होते हुए बैठक में पहुंचे थे। निशांत ने मुझसे कहा, तुम यहाँ बैठो, मैं अभी आया। इतना कह करके निशांत चला गया। मैं वहाँ बैठे कमरे की सजावट को देख रही थी। कमरा बहुत ही सुंदर लग रहा था। 5 मिनट बाद निशांत की मम्मी और पापा कमरे में आए। मैंने उन्हें हाथ जोड़ करके नमस्ते किया। उन्होंने मुझे बैठने के लिए कहा। निशांत की माँ मुझे लगातार देखे जा रही थी और मैं वहीं शर्म से गड़ी हुई बैठी थी। निशांत की माँ ने पूछा कि तुम्हारा क्या नाम है? मैंने कहा सौम्या। उन्होंने मुझसे कहा, तुम्हारे परिवार में कौन कौन है? मैंने उन्हें बताया कि माँ, पिताजी और एक छोटा भाई है, भाभी और भतीजा है। भाई तो तुमसे छोटा है, फिर उसका विवाह पहले हो गया, निशांत की माँ ने कहा। हमने कहा कि हाँ, उसका प्रेम विवाह है इसलिए। निशांत की माँ ने निशांत से कहा, जाओ बेटा, सौम्या आई है, कुछ नाश्ता ले आइए। निशांत ने जी माँ कह करके चला गया। निशांत की माँ ने मुझसे कहा, सौम्या, आपके भाई ने प्रेम विवाह किया है और अब आप भी प्रेम विवाह करना चाहती हैं, पर क्या आपको मेरे बेटे के सिवा कोई और दूसरा नहीं मिला? मेरे भी कुछ अरमान हैं अपने बेटे के लिए। चांद जैसी दुल्हन लाने का सपना देखा है मैंने। अगर आप विवाह करेंगे तो मेरा सपना टूट जाएगा। हम अपने बेटे को दुखी नहीं देख सकते हैं। बेहतर यही होगा कि आप खुद ही मना कर दें। या एक उपाय और है कि आपके पिता विवाह में हमको 10 लाख नगद और 2 तोला सोना दें। अब आप इतना तो कर सकती हैं। आखिर आप जैसे रंग वाली लड़की से विवाह मेरा बेटा करेगा तो उसको भी कुछ मिलना चाहिए। और मैं समाज से यह कह सकती हूँ कि मेरी बहू इतना धन लेकर के आई है तो सबके मुंह बंद हो जाएंगे। यह सुन करके मैं एकदम शून्य पड़ गई। लग रहा था जैसे किसी ने मेरे पांव के नीचे से जमीन खींच ली। अब मुझसे वहां एक भी पल रुका नहीं जा रहा था, इसलिए मैंने अपना बैग उठाया और घर से बाहर निकल गई। रास्ते भर मैं यह सोचते जा रही थी कि मेरे पास खुशियां आ करके क्यों चली जाती हैं। इधर निशांत जब घर आया होगा तो उसने मुझे ना पा करके अपनी माँ से पूछा होगा कि सौम्या कहाँ गई। निशांत की माँ ने निशांत से कहा, पता नहीं अचानक उसको क्या हुआ, मैं तो उससे बात ही कर रही थी और वह उठ करके चली गई। बड़ी ही बदतमीज लड़की है।
घर पहुंच करके मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा था। मैं अपने कमरे में गई और दरवाज़ा बंद करके बहुत रोई। जब माँ मुझे खाना खाने के लिए बुलाने आई तो मेरी आंखें लाल देख करके बोली, बेटा क्या हो गया? मैंने कहा, कुछ नहीं माँ, बस थोड़ा सा सर में दर्द है। अपनी माँ के लिए मुझे अपने आप को सामान्य दिखाना था कि मैं ठीक हूँ। अगले दिन जब मैं ऑफिस पहुंची तो निशांत मेरे पास आया और बोला कि कल क्या हो गया था, तुम अचानक चली क्यों आई? मैंने कहा, कुछ नहीं निशांत, तुम मुझे भूल जाओ। मेरे लिए शायद भगवान ने किसी को नहीं बनाया है। पर सौम्या, हुआ क्या था? निशांत ने मुझसे कहा। निशांत से मैंने कहा कि मुझे आप भूल जाइए क्योंकि मैं आपके काबिल नहीं हूँ। आपकी माँ जिस तरह की बहू चाहती हैं वह मैं नहीं हूँ, और ना ही मेरे पिताजी के पास इतने रुपए हैं कि वह आपकी माँ की ख्वाहिश पूरी कर सकें। निशांत ने कहा, सौम्या तुम परेशान ना हो, मैं माँ से बात करूंगा। निशांत ने अपनी माँ से भी बात की पर कोई फायदा ना हुआ। माँ अपनी जिद में अड़ी थी। निशांत मेरे और माँ के बीच में फंस करके रह गया। उसने माँ से कहा कि अगर विवाह करेगा तो सौम्या से, वरना किसी से नहीं। पर मैं उसके परिवार को नाराज करके विवाह के बंधन में नहीं बंधना चाहती थी। निशांत की माँ की उसकी वजह से बहुत परेशान थी। निशांत उनका इकलौता बेटा था। इसी तनाव के कारण माँ को हार्ट अटैक आ गया जिससे उनकी जान को खतरा था। निशांत बहुत परेशान था कि क्या करे। मैंने निशांत से कहा कि विवाह तो तुम किसी से भी कर सकते हो, पर माँ जिंदगी में एक ही बार मिलती हैं, इसलिए तुम माँ की पसंद की लड़की से विवाह कर लो। निशांत ने कहा, सौम्या यह तुम क्या कह रही हो? मैंने कहा, मैं सही कह रही हूँ। निशांत की आंखों में आंसू थे। मैंने निशांत से कहा कि अगर आप सच में हमसे थोड़ा सा भी प्यार करते हैं तो मेरी बात मान लीजिए। मैंने आपसे कभी कुछ नहीं कहा और ना कभी कुछ मांगा है। आज आपसे यह कहती हूँ कि आप मुझे भूल जाइए। निशांत की आंखों से आंसू लगातार गिर रहे थे। उसने कुछ नहीं कहा, बस इतना कहा, अपना ध्यान रखना, और वह चला गया। मैं निशांत को जाते हुए देख रही थी। जैसे लग रहा था मुझसे मेरी खुशियां मुझसे दूर जा रही हैं, पर मैंने अपने दिल में पत्थर रख लिया था। निशांत ने हार के अपनी माँ की पसंद की लड़की से विवाह कर लिया। ऑफिस में निशांत से मेरा रोज सामना ना हो इसलिए मैंने वह नौकरी छोड़ दी और अब मैं घर पर ही रहती थी। कुछ बच्चों को ट्यूशन पढ़ा करके बस अपनी कहानियां लिखने में व्यस्त हो गई। बस रोहित, यह है मेरी कहानी। सौम्या रोहित की बात सुन करके बहुत दुखी हुआ। उसको लगा कि सौम्या के दुख के आगे मेरा दुख तो कुछ भी नहीं है। सच में उसने जीवन में कितने दुख सहे हैं, शायद इसलिए उसकी कहानियों में दर्द झलकता है। रोहित ने सौम्या से कहा, सच में आपने जीवन में बहुत दुख सहा है, तभी आपकी कहानियों में इतना दर्द होता है। सौम्या ने कहा, अब तो आदत सी हो गई है, अब मुझे किसी दर्द से कोई फर्क नहीं पड़ता है। रोहित ने सौम्या से कहा, हम लोगों के बीच में दोस्ती के अलावा एक और रिश्ता है, दर्द का रिश्ता। सौम्या ने कहा, रोहित, जीवन में सभी को सुख दुख का सामना करना पड़ता है, पर सिर्फ दुख का कारण केवल रंग रूप का होना है तो यह आश्चर्य की बात है। उस ईश्वर ने सभी को बनाया है, किसी को सुंदर, किसी को सामान्य, किसी को गोरा, किसी को काला। फिर हम क्यों उसमें भेद करते हैं? फिर क्यों लोग केवल सुंदरता देखते हैं? क्या लोग तन की अपेक्षा मन की सुंदरता नहीं देख सकते? रोहित ने कहा, सही कहा आपने सौम्या, हर इंसान को दूसरे इंसान के अंदर झांक करके देखना चाहिए कि वह कैसा है। हमेशा सूरत ही नहीं, सीरत भी देखनी चाहिए। इस तरह रोहित और सौम्या की बातें करते हुए 6 महीने बीत गए थे। अब वह दोनों एक दूसरे को समझने लगे थे। दोनों को ही एक दूसरे के मैसेज और फोन का इंतजार रहता था, पर दोनों ने एक दूसरे से कभी मुलाकात नहीं की थी। एक दिन रोहित ने सौम्या से कहा कि मैं कुछ ऑफिस के जरूरी काम से आपके शहर आ रहा हूँ, क्या आप मुझे अपना शहर घुमाएंगी? सौम्या ने कहा, यह भी कोई पूछने वाली बात है, कब आ रहे हैं आप? रोहित ने कहा, बस बहुत जल्दी, मैं आपको मैसेज कर दूंगा। सौम्या के मन में एक डर था कि कहीं रोहित उससे मिलने के बाद उससे दोस्ती ना तोड़ दे, क्योंकि जीवन में उसको बहुत जख्म मिले हैं। फिर उसने सोचा कि चलो जिंदगी को एक और मौका देते हैं। सौम्या यहीं
सौम्या यह बैठी सोच ही रही थी कि रोहित का मैसेज आया कि वह कल सुबह आ रहा है। ठीक है, फिर हम लोग कल मिलते हैं। सौम्या ने पूछा, आप कहाँ ठहरेंगे? रोहित ने कहा, सोच रहे हैं कि किसी होटल में रुक जाएंगे। तो सौम्या ने कहा, अगर आपको कोई समस्या ना हो तो आप मेरे घर में रुक सकते हैं। रोहित ने कहा, मुझे क्या समस्या होगी, मुझे तो अच्छा ही है, आपके साथ रहने का मौका मिलेगा। अगली सुबह सौम्या सही समय पर स्टेशन पहुंच गई और गाड़ी का इंतजार करने लगी। सौम्या सोचने लगी कि वह रोहित को कैसे पहचानेगी। गाड़ी जब आई तो सौम्या ने देखा सब यात्री उतरने लगे हैं। सौम्या ने रोहित को फोन किया, कहाँ हैं आप? रोहित कहने लगा, बस आपके पास ही आ रहा हूं। तो मैंने कहा, आप मुझे कैसे पहचानेंगे? रोहित ने कहा, आप परेशान ना हो, मैं आपको पहचान लूंगा। आप जहां खड़ी हैं बस वहीं खड़ी रहें। मैं बस आश्चर्य से इधर उधर देखने लगी कि रोहित। तभी अचानक से एक लड़का सौम्या के सामने आ गया। लंबी कदकाठी का गोरे रंग का लड़का, ब्लैक पैंट और पिंक कलर की शर्ट पहने, चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी। वह सौम्या से बोला, सौम्या मैं रोहित। सौम्या रोहित को एकटक देखती जा रही थी। रोहित ने कहा, हेलो, कहाँ खो गई? सौम्या ने कहा, कहीं नहीं, आइए चलिए। सौम्या और रोहित स्टेशन से बाहर निकले। सौम्या ने अपनी एक्टिवा स्टार्ट करी और रोहित से कहा, बैठिए। रोहित सौम्या की गाड़ी में पीछे बैठ गए। गाड़ी चलाते समय न जाने क्यों आज फिर अचानक से एक अजीबोगरीब एहसास हो रहा था। आधे घंटे में हम घर पहुंच गए। मैंने रोहित के साथ घर में प्रवेश किया और मैंने माँ को आवाज लगाई, माँ देखिए रोहित जी आए हैं। माँ और पिताजी दोनों ही बाहर आए। रोहित ने उनके पैर छुए। रोहित माँ पिताजी से बात करने लगे और सौम्या चाय नाश्ता बनाने लगी। सौम्या, मेरी मीटिंग है, हमको इस पते पर जाना है। रोहित ने कहा, कितने बजे मीटिंग है? शाम को 5 बजे। ठीक है, हम आपको छोड़ देंगे, आप मेरे साथ चलिएगा। रोहित, माँ, पापा और सौम्या ने मिल करके खाना खाया। रोहित पापा से बातें कर रहा था और सौम्या रोहित को चोरी चोरी देख रही थी। खाना खाने के बाद सौम्या के पापा ने रोहित से कहा, बेटा आप कुछ देर आराम कर लीजिए, फिर आपको मीटिंग के लिए भी निकलना है। शाम को 3 बजे सौम्या ने रोहित को देखा, वह गहरी नींद में था, शायद सफर की थकान थी। सौम्या ने रोहित को जगा करके चाय दी और बोला, आप तैयार हो जाइए, हम लोग को निकलना है। रोहित चाय पी करके तैयार होने लगा। रोहित सौम्या के साथ मीटिंग के लिए निकल गया। रोहित को वापिस छोड़ने के बाद सौम्या ने कहा, जब आपकी मीटिंग खत्म हो जाए मुझे कॉल कर दीजिएगा, हम आपको लेने आ जाएंगे। रोहित ने कहा, ठीक है, और रोहित चला गया। सौम्या पास में उसकी एक दोस्त अनुपमा रहती थी, उसके घर चली गई। सौम्या ने अनुपमा को सब कुछ बताया तो अनुपमा ने उससे कहा, शायद जिंदगी तुम्हें दोबारा एक मौका दे रही है, उसका हंस के स्वागत करो। सौम्या ने कहा, लेकिन जिंदगी ने हमको इतने जख्म दिए हैं कि हर किसी पर विश्वास नहीं होता है। अनुपमा ने कहा, सभी उंगलियां बराबर नहीं हैं, रोहित पर भरोसा करके देखो और यह जानने की कोशिश करो कि उसके मन में क्या चल रहा है। इतने में ही रोहित की कॉल सौम्या के पास आती है कि मीटिंग खत्म हो गई है, तुम आ जाओ। सौम्या रोहित से बोलती है, आपको भूख लगी होगी, चलिए पहले कुछ खा लेते हैं। नहीं, चलो अभी मन नहीं है। सौम्या ने रोहित से कहा, चलिए आज आपको रिवर फ्रंट दिखाने ले चलते हैं। सौम्या और रोहित रिवर फ्रंट देखने चले गए और वहां पर एक बेंच पर बैठ गए और नदी को देखने लगे। चारों तरफ एक शांति थी, नदी की लहर बीच बीच में उस शांति को भंग कर देती थी। सौम्या और रोहित दोनों शांत बैठे हुए थे और नदी को देख रहे थे। दोनों ही खामोश थे, मगर दोनों के दिल में बहुत कुछ चल रहा था। सौम्या ने कहा, रोहित घर चलें, बहुत देर हो रही है, माँ हम लोगों का इंतजार कर रही होंगी। हाँ चलो। सौम्या और रोहित घर आते हैं, तब माँ उनसे कहती हैं कि बड़ी देर लगा दी, हम आप लोगों का खाने पर इंतजार कर रहे हैं, माफ कीजिएगा आंटी, मेरे कारण देर हो गई। मैंने सौम्या से कहा कि थोड़ा अपना शहर घुमा दीजिए। कोई बात नहीं बेटा, आप बस हमको बता देते, इतना कह करके माँ खाना लगाने लगी। सब लोगों ने खाना खाया। सौम्या के पापा बहुत देर तक रोहित से बात करते रहे। सौम्या के माँ पापा अपने कमरे में सो गए और रोहित को
उसने गेस्ट रूम में सोने को बोल दिया। सौम्या अपने कमरे में आ करके लेट गई। सौम्या को नींद नहीं आ रही थी। वो आंखें बंद करके रोहित के बारे में ही सोच रही थी कि रोहित का मैसेज आया, आप 5 मिनट के लिए छत पर आइए। सौम्या छत पर गई तो रोहित उसका इंतजार कर रहा था। सौम्या ने कहा, हाँ रोहित, क्या आपको नींद नहीं आ रही है? रोहित ने कहा, आपके लिए कुछ लाए हैं, बस यह देना था। सौम्या ने कहा, लेकिन आप? रोहित ने कहा, इतना तो हक है ना मेरा आपको कुछ दे सकें। सौम्या ने गिफ्ट ले लिया। रोहित ने कहा, खोल करके देखिए आपको पसंद आया या नहीं। सौम्या ने गिफ्ट खोला तो उसमें हल्के नीले रंग की जयपुरिया सूट था और उससे मैच करते हुए राजस्थानी कड़े। रोहित ने कहा, कैसा लगा? सौम्या ने कहा, बहुत सुंदर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। रोहित ने कहा, तो कल यह पहन करके आप हमको अपना शहर घुमाएंगी अगर आपको कोई ऐतराज ना हो तो। सौम्या ने कहा, जी जरूर। फिर दोनों खामोश हो गए। दोनों एक दूसरे से कुछ कहना चाहते हैं पर शायद दोनों कह नहीं पा रहे हैं। सौम्या ने कहा कि रात बहुत हो गई है, अब आप सो जाइए। अगली सुबह सौम्या नाश्ते के लिए रोहित को उठाने गई तो रोहित वहां नहीं था। सौम्या ने रोहित को देखा तो वह बाहर बगीचे में था और बहुत ध्यान से पेड़ पौधों को देख रहा था। सौम्या वहां गई तो रोहित बोला कि आपका बगीचा बहुत सुंदर है। हाँ पापा, अपना सारा समय यहीं पर तो देते हैं। रोहित ने कहा, सौम्या, यहाँ बैठ करके बहुत सुकून मिल रहा है। अच्छा, अब आप नाश्ता करने चलिए, माँ आपका इंतजार कर रही हैं। हाँ चलो, दोनों नाश्ता करते हैं। सौम्या माँ से कहती है, माँ आज हम रोहित जी को थोड़ा लखनऊ घुमा दें? हाँ बेटा ठीक है, ले जाओ। रोहित आप तैयार हो जाइए, मैं भी तैयार होकर के आती हूँ। इधर सौम्या की माँ ने सौम्या के पिता से कहा कि मैं सोच रही हूँ कि रोहित अच्छा लड़का है और शायद अपनी सौम्या को पसंद करता है। अगर आप कहें तो मैं सौम्या से इस विषय पर बात करूँ। रोहित मुझे भी बहुत पसंद है, बस बात बन जाए, क्योंकि मैं हर बार की तरह अपनी बेटी का दिल टूटते हुए नहीं देख सकता। सौम्या जब रोहित के दिए हुए सूट को पहन करके नीचे आई तो रोहित एकटक देखता ही रह गया। सौम्या ने कहा, चलना नहीं है क्या आपको? हाँ चलो, रोहित ने कहा। सौम्या ने रोहित को इमामबाड़ा, रूमी गेट, पिक्चर गैलरी, चिड़ियाघर, हजरतगंज, दिलकुश गार्डन सब घुमाया और वह सभी जगह के बारे में विस्तार से बता भी रही थी। फिर सौम्या रोहित को लेकर के गोमती के किनारे कुंडिया घाट पर गई और उसने रोहित से कहा, यहाँ थोड़ी देर बैठते हैं। सौम्या घाट के किनारे रोहित के साथ बैठ गई। दोनों लोग बहुत देर तक प्रकृति की खूबसूरती का नजारा लेते रहे। फिर रोहित ने कहा, सौम्या, किसने आपसे कहा कि आप सुंदर नहीं हैं? आप तो बहुत सुंदर हैं, शायद आपको दुनिया ने मेरी नजर से नहीं देखा। सौम्या ने यह सुन करके सर झुका लिया। रोहित ने कहा, सौम्या, आपको पता है कि हम लखनऊ क्यों आए हैं? आपकी मीटिंग थी इसलिए। नहीं सौम्या, ऑफिस का तो बस एक बहाना था, हमको तो आपसे मिलना था। जब से आपकी कहानियां पढ़ी हैं तब से आपका फैन हो गया हूँ। फिर आपसे बात की तो आपको पसंद करने लगा और आज जब आपसे मिला तो क्या रोहित, अब आपसे प्यार करने लगा हूँ और आपसे विवाह करना चाहता हूँ, अगर आपकी इजाजत हो तो। सौम्या को यह सुनकर के अच्छा तो लगा पर उसको निशांत की याद आ गई कि निशांत भी उसको बहुत प्यार करता था और उसी से विवाह करना चाहता था, पर उसके माता पिता ने उसके साथ क्या व्यवहार किया यह सोच करके सौम्या उदास हो गई कि कहीं रोहित के माता पिता ने भी वही सब कहा तो क्या वह दोबारा यह सब सहन कर पाएगी। रोहित ने कहा, क्या हुआ सौम्या, आप क्या सोचने लगी? उसने रोहित से कहा कि किस्मत पर अब भरोसा नहीं रहा, अब हम और दुख सहन करने की स्थिति में नहीं हैं। रोहित ने कहा कि क्या आपको मुझ पर विश्वास नहीं है? आप पर पूरा विश्वास है पर अपनी किस्मत पर विश्वास नहीं है, क्योंकि निशांत ने भी मुझसे बहुत प्यार किया था और उसने मेरे साथ कोई धोखा नहीं किया, पर मेरी किस्मत ने ही मुझसे धोखा दे दिया। आप एक बार मुझ पर विश्वास करके देख लें। तो विश्वास करना चाहते हैं पर दिमाग विश्वास करने नहीं देता है। यह कह करके सौम्या रोने लगी। रोहित ने कहा, मैंने आपको रुलाने के लिए नहीं कहा है, मैंने तो जिंदगी में धोखा खाया है। आप अच्छी तरह जानती हो मेरी जिंदगी के बारे में, पर मैं अब एक नई शुरुआत करना चाहता हूँ। मैं जिंदगी को दोबारा जीना चाहता हूँ और आपको अपना हमसफर बनाना चाहता हूँ।
क्या दो दिल जिनमें एक दर्द का रिश्ता है उस दर्द को खत्म करके एक प्यार भरा रिश्ता नहीं बना सकते? कोई बात नहीं, इस समय आप परेशान मत हो, मैं आपके जवाब का इंतजार करूंगा। और एक बात और कहना चाहता हूँ, मेरी जिंदगी में अब और कोई दूसरा नहीं आएगा, या तो आप या तो कोई नहीं। अच्छा, आप बात ही करती रहेंगी या मुझको कुछ खिलाएंगी भी? बहुत तेज भूख लगी है मुझको। ओ सॉरी रोहित जी, गलती हो गई, मुझे ध्यान ही नहीं रहा आपका कि आपको भूख लगी होगी। चलिए हम आपको लखनऊ की चाट खिलाते हैं। यहाँ की चाट पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। दोनों लोग चौक चौराहे जाते हैं और वहाँ की चाट खाते हैं। रोहित कहता है मजा आ गया। सौम्या रोहित से कहती है चलिए अब आपको अमीनाबाद ले चलते हैं। वहाँ जा करके सौम्या रोहित के माता पिता के लिए चिकन का कुर्ता और चिकन की साड़ी लेती है। रोहित के लिए भी चिकन का कुर्ता खरीदती है। फिर उसको अमीनाबाद की प्रसिद्ध प्रकाश की कुल्फी खिलाती है। रोहित सौम्या से कहता है कि मेरी कल सुबह फ्लाइट है। सौम्या कहती है इतनी जल्दी? हाँ, मीटिंग की रिपोर्ट देनी है। सौम्या कहती है आप फिर कब आएंगे? अरे आप कहिए तो हमेशा यहीं रुक जाएं। सौम्या यह सुन करके रोहित को देखने लगती है तो रोहित कहता है कि हम मजाक कर रहे थे, बहुत जल्दी आपसे मिलने आएंगे और हमें आपके जवाब का इंतजार रहेगा। अगले दिन रोहित सौम्या के माता पिता से मिल करके जयपुर चला गया और सौम्या उसके बारे में सोचने लगती है। रोहित के जयपुर जाने के बाद सौम्या उसके बारे में सोच रही थी। इधर रोहित का भी यही हाल था। रोहित ने तो अपने दिल की बात कह दी पर सौम्या चाहते हुए भी कुछ कह नहीं पाई। सौम्या अपने अतीत से डरती थी कि कहीं रोहित के माता पिता भी वही सब ना कहें जो निशांत के माता पिता ने कहा, क्योंकि इस बार उसमें दोबारा दुख सहने की शक्ति खत्म हो गई थी। इधर रोहित ने सोच लिया था कि उसके मन जो डर है वह दूर करके रहेगा। इसके लिए उसको चाहे जो कुछ करना पड़े, इसलिए उसने सबसे पहले अपने माता पिता से बात करने के लिए सोचा। रोहित नाश्ता करने आओ, रोहित की माँ ने कहा। जी माँ आया। रोहित अपने पापा के साथ बैठ करके नाश्ता करने लगा। रोहित की माँ ने कहा क्या बात है बेटा, जब से लखनऊ से आए हो तब से बहुत शांत हो। वह मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। रोहित ने कहा हाँ बताओ क्या बात है बेटा, माँ बोली। रोहित ने कहा माँ एक लड़की है सौम्या, उससे मैं विवाह करना चाहता हूँ। हाँ बेटा पर कौन है, कहाँ की है, यह तो बताओ, रोहित के पापा ने कहा। रोहित बोला पापा उसका नाम सौम्या है, वह लखनऊ में रहती है, बहुत अच्छी लेखिका है। अभी मैं लखनऊ गया था तब भी उससे मिला। हम एक दूसरे को 1 साल से जानते हैं। वह मेरे बारे में सब कुछ जानती है। उसका रंग सांवला है पर मेरी नज़र में वह दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की है। और माँ एक बार आपके कहने पर मैंने सबसे सुंदर लड़की से विवाह किया था, उसका नतीजा आपने देख लिया। मैं सौम्या को पसंद करता हूँ और अब उससे विवाह करना चाहता हूँ। आप दोनों का आशीर्वाद चाहता हूँ। मैं आपको पहले इसलिए बता रहा हूँ कि सौम्या का रंग दबा हुआ है और एक बार रंग के कारण उसके किसी अपने ने उसे ठुकरा दिया। अब उसको दोबारा दुख झेलना ना पड़े, इसलिए आपसे कह रहा हूं ताकि आप कहीं उसे मना ना करें। हाँ रोहित, हम कब मना कर रहे थे, एक बार तो हमें सौम्या से मिलने का अवसर दो। तुम ऐसा करो, हम लोगों की 3 फ्लाइट की टिकटें संडे की बुक कर लो, हम लोग संडे को लखनऊ चलेंगे, रोहित के माँ ने कहा। धन्यवाद, यह कह करके रोहित माँ के गले लग गया और उसने सौम्या को फोन किया। सौम्या हेलो, हाँ रोहित कैसे हैं आप? रोहित मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? सौम्या मैं अच्छी हूँ और माँ पापा सब ठीक हैं। रोहित सब ठीक है सौम्या, मैंने आपको यह बताने के लिए फोन किया है कि माँ पापा के साथ मैं इस रविवार आपके पास आ रहा हूँ, आप सुन रही हैं ना? सौम्या पर यूं अचानक? रोहित मैंने आपसे कहा था ना कि मैंने आपके लिए माँ पापा से बात की है, वह आपसे एक बार मिलना चाहते हैं। सौम्या आप जानते हैं रोहित, मैं दोबारा कोई दुख नहीं बर्दाश्त कर सकती, फिर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? रोहित सौम्या क्या आपको मुझ पर भरोसा नहीं है? सौम्या खुद से ज्यादा भरोसा है। पर रोहित तो आप निश्चिंत रहें सौम्या, मैंने आपसे वादा किया है कि अब आपके जीवन में कोई दुख नहीं आएगा, सिर्फ खुशियां ही खुशियां आएंगी।
यह कह करके वह फोन रख देता है। इधर सौम्या यह सोच करके परेशान हो जाती है कि अगर रोहित के माँ पापा ने भी वही किया जो निशांत के माँ पिताजी ने किया था तो वह कैसे बर्दाश्त करेगी। रोहित जानता था कि सौम्या परेशान है, इसलिए उसने सौम्या को मैसेज किया, प्लीज आप परेशान मत होइए, हम हैं आपके साथ। रविवार का दिन आ गया। सौम्या ने अपने माता पिता से कहा कि आज रोहित अपने माता पिता के साथ आ रहे हैं। सौम्या के माता पिता खुश हो गए और वह उनके आने की तैयारी में लग गए। सौम्या भी उन दोनों के आने की राह देख रही थी, पर उसका मन घबरा रहा था। सौम्या ने कैब बुक कर दी थी जिससे रोहित और उसके माता पिता आसानी से घर आ जाएं। सौम्या उन सब का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। लगभग आधे घंटे बाद तीनों घर आ गए। सौम्या की मां ने उन सब का स्वागत किया और बैठाया, नाश्ता पानी कराया। सौम्या के पापा रोहित के पापा से बात कर रहे थे, रोहित की मां से रोहित से, और रोहित की नजरें सौम्या को ढूंढ रही थी। सौम्या की मां ने सौम्या को आवाज दी तो सौम्या मन में भगवान का नाम लेकर के आई और उसने रोहित की मां और पापा को नमस्ते किया। रोहित की मां ने सौम्या को देखा, उसका रंग बहुत ही दबा हुआ था, लेकिन एक बार सुंदर दुल्हन ला करके धोखा खा चुकी थी और यह रोहित की पसंद भी है, इसलिए ना करने का सवाल ही नहीं उठता था। उन्होंने अपने कंगन उतार करके सौम्या को पहनाते हुए कहा, मैं चाहती हूँ कि आप मेरे घर आएं रोहित की दुल्हन बन करके। सौम्या को यह सुनकर के विश्वास नहीं हुआ और उसकी आंखों से अश्रुधारा बाहर निकल गई। तब रोहित की मां ने उसको गले से लगा लिया और सौम्या से कहा, मैं सच कह रही हूँ, अब तो रोहित की दुल्हन कोई बनेगा तो बस आप। सौम्या और रोहित दोनों ही बहुत खुश हैं और रोहित के माता पिता भी। सौम्या की मां मिठाई लाती हैं और सभी का मुंह मीठा कराती हैं। रोहित सौम्या से आंखों ही आंखों में कहता है, अब तो आप खुश हैं ना। सौम्या शर्म से नजरें झुका देती है। सब लोग खाना खाते हैं। खाने के बाद रोहित सौम्या के साथ छत पर आ जाता है और सौम्या से कहता है, मैं आपकी आंखों में हमेशा खुशी देखना चाहता हूँ, आपको मैं कभी दुखी नहीं देख सकता। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। अब तो आपकी हाँ है या अभी भी मुझे इंतजार करना होगा। सौम्या शर्मा करके नजरें नीचे कर लेती है और मुस्कुरा देती है। रोहित उसका हाथ पकड़ता है और कहता, तो मैं आपकी हाँ समझूं। सौम्या हाँ में सिर हिला देती है। रोहित और सौम्या दोनों बहुत खुश होते हैं। रोहित की माँ सौम्या की माँ से कहती हैं, अगर आपको कोई ऐतराज ना हो तो हम कल इन दोनों की सगाई कर दें। सौम्या की माँ ने कहा, आप तो मेरे मन की बात कह दी, जरूर कल ही हम इन दोनों की सगाई कर देंगे। अगले दिन दोनों की सगाई की तैयारी चलती है। कुछ खास लोगों को बुला करके बहुत ही सादगी से सगाई की तैयारी होती है। सौम्या गुलाबी रंग की साड़ी पहने होती है और उसने बाल खोल करके रखे होते हैं। आज तो सौम्या बहुत अच्छी लग रही थी। रोहित ने आसमानी रंग का कुर्ता पजामा पहना होता है, वह इसमें बहुत जच रहा होता है। दोनों एक दूसरे को अंगूठी पहनाते हैं। सब हंसी खुशी का माहौल चल रहा है। सब लोग बहुत खुश होते हैं। नाच और गाने के साथ दोनों की सगाई संपन्न होती है। आज सौम्या बहुत खुश होती है, आखिरकार उसका विवाह होने जा रहा था। बस वह भगवान से यह प्रार्थना करती है कि अब उसकी खुशियों को किसी की नजर ना लगे। सौम्या और रोहित की सगाई हो गई थी। दोनों ही बहुत खुश थे। फिर भी ना जाने क्यों सौम्या के मन में डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि उसकी खुशियों को किसी की नजर ना लग जाए, और शायद उसका यह डर सही साबित होने वाला था। रोहित के माता पिता ने सौम्या के माता पिता से वापस जयपुर जाने के लिए कहा। रोहित की मां ने सौम्या से कहा, बेटा अब तुम शीघ्र ही हमारे घर की बहू बन करके आओ। सौम्या ने रोहित के माता पिता के पैर छुए। वह तीनों जयपुर वापस चले गए। इधर सौम्या दोबारा लेखन कार्य में लग गई। आज उसने एक नई कहानी लिखी जिसमें दर्द कम था और कहानी उत्साह से भरी हुई थी। रोहित का मैसेज सौम्या के पास आया, क्या बात है, आज आपकी कहानी बहुत अच्छी है और सकारात्मक सोच लिए हुए है। सौम्या ने रोहित से कहा, यह सब आपकी मेहरबानियों का नतीजा है। रोहित ने सौम्या से कहा, फिर तुमने मेरे प्यार को मेहरबानी कहा, जाइए अब हम आपसे बात नहीं करते हैं। रोहित ने गुस्से से फोन रख दिया। सौम्या ने रोहित को मनाने के लिए वीडियो कॉल की और अपने दोनों हाथों से कान पकड़ करके रोहित से माफी मांगी। रोहित ने कहा, आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है, पर मेरे प्यार को कभी मेहरबानी मत कहिएगा। हम आपसे सच में बहुत प्यार करते हैं और अब आपके बिना रहना भी बहुत मुश्किल है।
इस तरह सौम्या और रोहित में बातचीत रूठना मनाना होने लगता है। कुछ दिन बीतने पर रोहित की मां ने अपने पंडित जी से विवाह के लिए शुभ मुहूर्त निकलवा लिया। विवाह की तिथि 2 महीने बाद की निकली थी। सब बहुत खुश हैं। विवाह की तैयारियां चलने लगी थी। सौम्या ने भी अपने विवाह के लिए खूब शॉपिंग कर रही थी। इधर सौम्या को बहुत थकान लग रही थी। उसने माँ से कहा, माँ अब घर चलो, बाकी कल खरीदारी करना। माँ ने कहा कि ठीक है, अब चलो घर। घर आकर के सौम्या लेट गई और सो गई। माँ ने जब उसको चाय देने के लिए जगाया तो वह गहरी नींद में थी। माँ ने सोचा वाकई बहुत थक गई थी। माँ ने प्यार से उसके सर पर हाथ रखा तो उसका माथा जल रहा था। उसको तेज बुखार था। माँ घबरा गई और सौम्या के पापा से कहा, आप जल्दी आइए, देखिए ना, सौम्या को बहुत तेज बुखार हो रहा है। सौम्या के पापा आए और उन्होंने सौम्या को देखा और तुरंत उन्होंने डॉक्टर को फोन किया। थोड़ी देर बाद डॉक्टर साहब आ गए और उन्होंने सौम्या का चेकअप किया। डॉक्टर ने कहा, आप लोगों को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। थकान की वजह से बुखार आ गया है, थोड़ा आराम करेगी तो सही हो जाएगा। अगर फिर भी कोई दिक्कत हो तो हम को फोन कर लीजिएगा। इधर सौम्या का कोई मैसेज ना आने से रोहित परेशान था। उसने सोचा कि कल दोपहर से सौम्या का कोई मैसेज क्यों नहीं आया। जब उससे नहीं रहा गया तो उसने सौम्या को फोन लगाया। सौम्या सो रही थी तो फोन उसकी माँ ने उठाया। हाँ बेटा, कैसे हो? रोहित ने आश्चर्य से कहा, माँ आज आपने फोन उठाया, सौम्या ठीक तो है? सौम्या की माँ, नहीं रोहित, सौम्या को कल से बुखार है। अभी डॉक्टर घर आए थे, उन्होंने सौम्या को देखा और दवाइयाँ दी। सौम्या दवा खा करके सो रही है। डॉक्टर ने कहा कि थकान की वजह से बुखार आ गया है, चिंता की कोई बात नहीं है। रोहित, ठीक है माँ, अब आप भी परेशान मत होइए और कोई भी जरूरत हो तो हमें फोन कीजिएगा। मैं शाम को फिर फोन करूंगा और अगर ज्यादा दिक्कत हो तो बताइए, मैं लखनऊ आ जाऊंगा। सौम्या की माँ, नहीं रोहित बेटा, आप परेशान मत होइए, अगर कोई ज़रूरत हुई तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। रोहित, ठीक है माँ, आप अपना ख्याल रखिएगा, कुछ भी हो तो हमें बताइएगा। ओके बाय माँ। रोहित फोन तो रख देता है लेकिन वह परेशान होता है सौम्या की तबीयत को लेकर के। इधर सौम्या की माँ सौम्या को सोता हुआ देख करके घर के काम में लग जाती हैं। शाम के समय सौम्या जब जागती है और उसके पापा उसके पास बैठे होते हैं। पापा सौम्या से कहते हैं, अब आपकी तबीयत कैसी है? मैं ठीक हूँ पापा, बस थोड़ी कमजोरी है, आप परेशान ना होइए। अभी कुछ खाएंगे पिएंगे तो कमजोरी भी तो जल्दी ही दूर हो जाएगी। पापा अपना ध्यान रखो, बहुत जल्दी तुम्हारी शादी होने वाली है। सौम्या, जी पापा। सौम्या ने फोन उठाया और देखा रोहित के बहुत सारे मैसेज पड़े थे। उसने उसको गेट बेल सून लिखा था और अपना ख्याल रखने को लिखा था। सौम्या ने रोहित को फोन लगाया। रोहित, कैसी हो तुम? बिल्कुल भी अपना ख्याल नहीं रखती हो, बुखार कैसे हो गया तुमको? अब तुम ठीक हो? सौम्या, मैं ठीक हूँ, आप परेशान मत होइए। रोहित, अगर तुम्हें कोई दिक्कत हो तो मैं तुरंत लखनऊ आ जाऊं। सौम्या, आप परेशान मत होइए, जब आपको समय मिले तब आइएगा। रोहित, सौम्या तुम्हारे लिए तो मेरे पास समय ही समय है। ठीक है, अपना ध्यान रखना, मेरी एक मीटिंग है, अभी मैं बाद में बात करता हूँ। इस तरह रोहित रोज फोन पर सौम्या को अपना ख्याल रखने के लिए कहता और उसको बार बार फोन करता। तो सौम्या को भी बहुत अच्छा लगता कि रोहित उसका कितना ख्याल रखता है। आज 1 सप्ताह हो गया था। सौम्या कुछ ठीक लग रही थी लेकिन आज फिर उसके बुखार चढ़ गया था। उसने डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने दोबारा बुखार चढ़ने पर उसके कुछ टेस्ट लिखे। उन्होंने सौम्या से कहा, हो सकता है कि आपको टाइफाइड हो। सौम्या को इन दिनों कुछ थकान थी। सौम्या को कुछ इन दिनों थकान भी अधिक लगने लगी थी। सौम्या की मां ने सोचा कि विवाह के काम की अधिकता की वजह से शायद थकान है और वह अपने खाने पीने का भी ध्यान नहीं रखती है। रोहित भी सौम्या से रोज फोन पर उसका हाल पूछता, उसको खाना पीना दवाई समय पर लेने को कहता। रोहित सौम्या से कहता कि तुम जल्दी से अच्छी हो जाओ क्योंकि अब विवाह के दिन नजदीक आ रहे हैं। आज सौम्या के सभी टेस्ट की रिपोर्ट आनी थी। उसने माँ से कहा था, मैं डॉक्टर के यहाँ जा रही हूँ। उसके पिता ने कहा, रुको बेटा, मैं भी साथ चलता हूँ। पर ना जाने क्यों सौम्या को आज अपने माता पिता को ले जाना सही नहीं लग रहा था। इसलिए उसने पिताजी से कहा, नहीं पापा, मैं अपनी दोस्त को ले लूंगी, आप परेशान ना हो और मैं अपना ख्याल रखूंगी। आपकी तबीयत भी ठीक नहीं है, आप आराम कीजिए।
सौम्या ने कहा, पापा लेकिन बेटा आपकी भी तबीयत ठीक नहीं है, आप कैसे जाओगे? सौम्या ने कहा, पापा मैं ठीक हूँ, आप परेशान मत होइए, थोड़ी कमजोरी है, जल्दी ठीक हो जाएंगे। सौम्या डॉक्टर के केबिन में गई। डॉक्टर साहब ने कहा, सौम्या आपके साथ कोई आया है? सौम्या ने कहा, डॉक्टर मैं ही आई हूँ, मेरी रिपोर्ट आ गई डॉक्टर, मुझे क्या हुआ है? डॉक्टर ने कहा, बेहतर होगा आप अपने हस्बैंड या अपने माता पिता को बुलाएं या जो भी आपके साथ में हो उनको बुलाएं। सौम्या ने कहा, डॉक्टर ऐसा क्या हो गया है मुझे जो किसी और की जरूरत है? सौम्या ने कहा, डॉक्टर ऐसा क्या है जो मुझे किसी और की जरूरत है? डॉक्टर ने कहा, मैं आपकी रिपोर्ट के बारे में आपके माता पिता से बात करना चाहता हूँ। सौम्या ने कहा, डॉक्टर मेरे माता पिता बीमार हैं, मेरा भाई बाहर रहता है और मेरे अभी तक विवाह नहीं हुआ है और डॉक्टर मैंने इतना दर्द सहा है कि मैं किसी भी बात को सुनने के लिए तैयार हूँ, आप जो कुछ भी है मुझसे कहिए। डॉक्टर ने कहा, सौम्या जी वैसे यह बात मुझे आपको नहीं बतानी चाहिए, पर जब आप इतना कह रही हैं तो मैं बताता हूँ, आपको टाइफाइड नहीं है। सौम्या का चेहरा थोड़ा सा घबराया लग रहा था। उसने हिम्मत करके पूछा, डॉक्टर मुझे क्या हुआ है? डॉक्टर ने कहा, आपको कैंसर है, 2nd स्टेज का। सौम्या ने जब यह सुना तो उसको लगा जैसे उसके सर पर किसी ने हथौड़ा मार दिया है। वह समझ नहीं पा रही थी कि क्या हो रहा है। उसको लगा जैसे खुशी उसके पास आकर के उससे बहुत दूर चली गई है। उसने अपने आप को बहुत संभाला और डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर मेरे पास कितना समय है? डॉक्टर ने कहा, ज्यादा से ज्यादा 2 साल। सौम्या ने डॉक्टर से कहा, डॉक्टर मेरी आपसे एक विनती है, कृपा करके यह बात मेरे और अपने तक ही रखिएगा। मेरे माता पिता इस बात को सहन नहीं कर पाएंगे, आप उन्हें कुछ नहीं बताइएगा। ठीक है सौम्या, आप परेशान मत होइए, मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगा, पर आपको समय से दवा लेनी है और अपना इलाज कराना है। जी डॉक्टर। सौम्या बहुत घबरा गई थी, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वह किसी तरह से डॉक्टर के यहाँ से निकली। उसने किसी तरह हिम्मत की और ऑटो करके सीधे घर पहुँच गई। उसके पिता ने उससे पूछा, सौम्या क्या आया रिपोर्ट में? सौम्या, जी पापा वायरल है, ठीक हो जाएगा जल्दी ही। पापा मैं बहुत थक गई हूँ, थोड़ी देर सोना चाहती हूँ। यह कह करके सौम्या अपने कमरे में चली गई। सौम्या ने कमरा बंद किया और तकिए से मुंह दबा करके बहुत देर तक रोती रही। इतने में रोहित का फोन आ गया। सौम्या ने फोन उठाया। रोहित ने कहा, सौम्या तुम्हारी रिपोर्ट आ गई? सौम्या, हाँ सब ठीक है। रोहित, मुझे तुमको कुछ बताना है। वह आज मेरे दोस्त का बेटा हुआ है तो आज उसके घर जाना है। सौम्या, रोहित आपसे एक बात पूछूं, आपको बच्चे बहुत पसंद हैं? रोहित, हाँ मुझे बच्चे बहुत पसंद हैं, बहुत ज्यादा छोटे बच्चों से तो मुझे बहुत प्यार है और पता है मुझे तुमसे दर्जन भर बच्चे चाहिए, पूरी क्रिकेट टीम बना लूंगा। और हंसने लगा। सौम्या ने रोहित से कहा, अब हम फोन रखते हैं, आपसे बाद में बात करती हूँ। यह कह करके सौम्या ने फोन तो रख दिया, पर उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। उसके पास केवल 2 साल का समय था और वह रोहित से शादी करके उसको कोई खुशी भी नहीं दे सकती थी। अतः उसने निश्चिंत किया कि वह रोहित से विवाह नहीं करेगी। मित्रों, आज की कहानी बस यहीं तक। जीवन में बहुत से ऐसे दर्द होते हैं जिनको कभी खत्म नहीं किया जा सकता है। सबको सब कुछ मिल जाए यह संभव नहीं है, फिर भी जिंदगी चलने का नाम है और इसे चलने देना चाहिए। कहानी के इस भाग में आज इतना ही दोस्तों। कल मिलेंगे कहानी के शेष भाग के साथ। कहानी का ये भाग आपको कैसा लगा, आप अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। कल मिलते हैं कहानी के शेष भाग के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।